माय डियर स्टूडेंट, BA पार्ट थर्ड ईयर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया जो हमारी बुक चल रही है उसी के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक है वो हमारा फिजिकल रीजन हमारा टॉपिक चल रहा है। भौगोलिक या भौतिक प्रदेश जो हमारा विषय चल रहा है उसी के अंतर्गत हमने भारत को 4 बड़े भौगोलिक प्रदेशों के अंतर्गत बांटा है। इस 4 बड़े भौगोलिक प्रदेशों में भारत का पहला बड़ा भौगोलिक प्रदेश प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश जो 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। उसके बाद में दूसरा हमने उत्तर का पर्वतीय प्रदेश जो 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। उसके बाद में हमने मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश और उसके बाद में चौथा तटवर्ती प्रदेश एवं द्वीप समूह। इन 4 बड़े प्रदेशों की चर्चाएं हम कर रहे हैं और हमारे इसी के अंतर्गत आज हमारा जो तीसरा बड़ा, हमने अब तक 2 जो है भौतिक प्रदेशों का या फिजिकल रीजनों का अध्ययन कर लिया है। आज हमारा तीसरा बड़ा जो इसके भौतिक जो प्रदेश हैं, भौतिक प्रदेश फिजिकल रीजन, जिनमें से फर्स्ट नंबर का उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, सेकंड नंबर प्रायद्वीपीय प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। थर्ड नंबर का हमारा आज मैदानी प्रदेश, और फोर्थ नंबर का हमारा तटवर्ती प्रदेश एवं द्वीप समूह। आज हम मैदानी प्रदेश के बारे में बात करेंगे। उत्तर का मैदानी, मध्यवर्ती या उत्तर का मैदानी प्रदेश। अगर हम इस प्रदेश की अगर बात करते हैं, उत्तर का मैदानी प्रदेश जो हमारा तीसरा बड़ा भौगोलिक प्रदेश है, ये तीसरे नंबर का हमारा भौतिक प्रदेश है। हमने अब तक 2 भौगोलिक प्रदेशों का विस्तार से वर्णन किया है। आज हमारा तीसरा मैदानी प्रदेश या मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश जो हमारा है उसका आज इंट्रोडक्शन देखेंगे। सबसे पहले तो उत्तर के मैदानी प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो उत्तर के मैदानी प्रदेश का विस्तार है जो हमारे उत्तर का पर्वतीय प्रदेश जो शिवालिक पर्वत श्रेणियां हैं, उन शिवालिक पर्वत श्रेणियों के दक्षिण में तथा प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के उत्तरी भाग के मध्य में समांतर जो है विस्तृत पाया जाता है हमारा मैदानी प्रदेश। तो सबसे पहले अगर हम इसकी स्थिति की बात करें तो अगर इसकी स्थिति को अगर हम देखते हैं तो उत्तर का या मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश जो हमारा शिवालिक जो पर्वत श्रेणियां हैं, शिवालिक पर्वत श्रेणी के दक्षिण तथा प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के मध्य स्थित है। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश से निकलने वाली जो नदियां हैं वो नदियों के द्वारा इस मैदानी प्रदेश का निर्माण हुआ है। उन नदियों के द्वारा निक्षेपित जो पदार्थ हैं उनके द्वारा इस मैदानी भाग का, इस मैदानी प्रदेश का निर्माण हुआ है। ये जो शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ और प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है उसके बीच में एक समांतर 3200 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ
ये प्रदेश मौजूद है, जिसकी अगर हम चौड़ाई की बात करते हैं तो इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 150 से लेकर 400 किलोमीटर के बीच में इसकी चौड़ाई है। इस प्रदेश की अगर हम चौड़ाई की बात करते हैं तो 150 से लेकर 400 किलोमीटर की एक चौड़ाई में ये विस्तृत पाया जाता है। इसका जो असम वाला जो हिस्सा है वहाँ इसकी चौड़ाई सक्रिय हो जाती है, कम हो जाती है, लगभग वहाँ 100 किलोमीटर चौड़ाई इसकी पाई जाती है। अतः अगर इस उत्तर के मैदानी प्रदेश की अगर हम बात कर रहे हैं तो उत्तर के मैदानी प्रदेश के अंतर्गत जो हमारी सिंधु नदी, जो हमारी गंगा नदी, जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदियां हैं, इन नदियों के द्वारा निर्मित यह विशाल का एक मैदानी भाग है जो हमारा मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश कहलाता है। इस मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश के अंतर्गत यहाँ जिस तरह की मिट्टी का जो जमाव है वो है जलोद। यहाँ जलोद मिट्टी का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है। जलोद मिट्टी का यहाँ निक्षेपण का देखने को मिलता है। जलोद मिट्टी का निक्षेपित ये विशालकाय जो मैदान है, इसकी अगर हम उच्चावचीय दशाओं को अगर हम देखें तो उच्चावचीय दशाओं के आधार पर इस उत्तर के मैदानी प्रदेश के अंतर्गत हमें निम्न भाग मिलते हैं। जैसे सबसे पहला भाग मिलता है भाबर का, भाबर क्षेत्र। दूसरा मिलता है तराई क्षेत्र। तीसरा मिलता है काप क्षेत्र। चौथा मिलता है रेह। पांचवा मिलता है भूड। छठा मिलता है शंकु और अगला मिलता है डेल्टा। इसके अंतर्गत ये प्रमुख भाग पाए जाते हैं या इसके अंतर्गत ये प्रमुख भाग स्थित हैं। तो उत्तर के विशालकाय मैदानी भाग की अगर सिचुएशन को देखें, लोकेशन को देखें, तो ये हमारा उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है, अर्थात हमारे शिवालिक पर्वत जो श्रेणियां हैं, शिवालिक पर्वत श्रेणियों के दक्षिणी हिस्से में और प्रायद्वीपीय पठारी भाग के उत्तरी भाग में समांतर जो है एक विशालकाय मैदान पाया जाता है, स्थित है, जो पर्वतीय भागों से निकलने वाली नदियों के निक्षेपण के द्वारा निर्मित है, जिसकी लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर की लंबाई है। जिसकी चौड़ाई की अगर हम बात करते हैं तो वो लगभग 150 से लेकर 400 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। यहाँ जो प्रकार की मिट्टी का जो जमाव पाया जाता है तो वहाँ जलोद मिट्टी का जमाव पाया जाता है। और उच्चावचीय दशाओं के आधार पर अगर इस चीज़ को अगर हम देखें तो इसके अंतर्गत, इस प्रदेश के अंतर्गत ये निम्न भाग मिलते हैं। इसमें सबसे पहला भाबर का क्षेत्र है, तराइन का क्षेत्र है, कापीय क्षेत्र है, रेह का क्षेत्र है, भूड का क्षेत्र है, शंकु का क्षेत्र है, डेल्टा का क्षेत्र। यूँ करके इसके अंतर्गत देखने को ये सारी चीज़ें मिली। अर्थात आज अगर हम इसके प्रत्येक भाग का अगर वर्णन देखते हैं तो सबसे पहले हम भाबर के क्षेत्र की बात करते हैं। तो भाबर के क्षेत्र में किस तरह की विशेषताएं पाई जाती हैं, ये क्षेत्र कहाँ स्थित होता है, ये सारी चर्चाएं इसके अंतर्गत हम देखते हैं। नंबर 1, भाबर क्षेत्र। अगर हम भाबर क्षेत्र की बात करते हैं तो शिवालिक हिमालय के जो गिरिपद हैं, शिवालिक हिमालय के गिरिपदों पर स्थित कंकर पत्थरों से निर्मित एक उच्च भाग जो भाबर क्षेत्र कहलाता है, भाबर प्रदेश कहलाता है। यहाँ पर गिरिपद, जो गिरिपद का तात्पर्य होता है पर्वतों के पदीय भाग, अर्थात पर्वतीय क्षेत्रों के निचले हिस्सों के अंतर्गत जो कंकर पत्थरों से निर्मित जमा हुआ एक ऊंचा भाग होता है, वो एक भाबर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इस भाबर क्षेत्र के अंतर्गत तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये एक उच्च स्थान है, उच्च स्थान है। गिरिपद अर्थात शिवालिक जो श्रेणियां हैं, शिवालिक श्रेणियों के गिरिपदीय भागों में, शिवालिक श्रेणी के गिरिपद क्षेत्र में स्थित है।
अर्थात एक उच्च भूभाग है जो शिवालिक श्रेणी के गिरिपाद भाग के अंतर्गत स्थित है। इस वाले स्थान के अंतर्गत जो नदियां होती हैं वो नदियां अनेक छोटी छोटी भागों के अंतर्गत बढ़ जाती हैं। तो यहाँ अनेक छोटी छोटी नदियां जो है बहती हैं और इस भाग के अंतर्गत जो नदियां होती हैं वो क्या होती हैं, अदृश्य हो जाती हैं। यहाँ भी ये इसकी विशेषता है कि यहाँ जो नदियां होती हैं, नदी जो प्रवाह होता है वो हमारा क्या हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। अर्थात यहाँ जो नदियां हैं वो उच्च कंकर पत्थर युक्त जो भाग है उस उच्च कंकर पत्थर युक्त भाग के नीचे से बहती हैं। अर्थात इस क्षेत्र में नदियां बहती हुई दिखाई नहीं देती हैं और अनेक छोटी छोटी नदियां इसके अंतर्गत प्रभावित होती हुई नजर आती हैं। तो यहाँ का जो क्षेत्र है, यहाँ के क्षेत्र में जो है कंकर पत्थरों का सर्वाधिक जमाव देखने को मिलता है। तो ये क्षेत्र आपका भाबर का क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद में दूसरा जो क्षेत्र आपका है वो आपका है तराई, तराई का क्षेत्र। तराई की अगर क्षेत्र की बात करते हैं तो भाबर क्षेत्र के दक्षिणी भाग में, यानी कि भाबर जो क्षेत्र है, भाबर के दक्षिणी भाग में स्थित जो क्षेत्र है वो तराइन क्षेत्र कहला जाता है। अर्थात ये निचला क्षेत्र है। इस क्षेत्र के अंतर्गत भाबर क्षेत्र में जो अदृश्य हुई जो नदियां थी वो नदी पुनः इस क्षेत्र के अंतर्गत तराइन भाग के अंतर्गत प्रकट हो जाती हैं और इस वाले क्षेत्र के अंतर्गत ये नदियां जो अनेक सारी नदियां जो होती हैं वो दलदल या कीचड़ युक्त जो है क्षेत्र का निर्माण कर देती हैं। अर्थात दलदली क्षेत्र का निर्माण तराइन भागों में पाया जाता है। तो इसकी बड़ी विशेषता ये हो गई कि यहाँ नदियां जो होती हैं वो पुनः प्रकट हो जाती हैं, पुनः दृश्य हो जाती हैं। अगली विशेषता ये हो गई कि एक दलदली क्षेत्र बन जाता है, दलदली क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर जो है हमारे मिट्टी का जो जमाव है वो धीरे धीरे जो है निक्षेपण की क्रिया जो होती है उसके कारण परिणाम स्वरूप यहाँ हमारे छोटे छोटे कंकर पत्थर जमा होने लग जाते हैं और चिलिका समान मिट्टी का जमाव जो है यहाँ मिलता है। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि भाबर का क्षेत्र एक ऊंचा स्थान है जबकि तराइन का क्षेत्र एक निचला स्थान है। भाबर के क्षेत्र के अंतर्गत जो गिरिपदीय भागों से निकलने वाली जो नदियां थी वो इन उच्च भागों के अंतर्गत से विलुप्त हो जाती हैं, दिखाई नहीं देती हैं, अदृश्य हो जाती हैं। अर्थात यहाँ नदियाँ बहती हुई नजर नहीं आती हैं। अनेक नदियाँ छोटे छोटे भागों के अंतर्गत शाखाओं के अंदर बढ़ जाती हैं। जबकि तराइन का जो क्षेत्र है वो दक्षिणी भाग माना जाता है, भाबर का दक्षिणी क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर जो नदियाँ होती हैं पुनः दिखाई देने लग जाती हैं और यह पूरा क्षेत्र दलदली क्षेत्र बन जाता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत जो है जलोद मिट्टी का ही जमाव है, लेकिन यहाँ कंकर पत्थरों का जमाव इस क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये इसके दो प्रमुख बड़े भाग थे। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो कांपीय क्षेत्र की बात करते हैं। कांपीय क्षेत्र की बात करते हैं। कांपीय क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 आता है, अगला है आपका तीसरा कांप क्षेत्र। जब हम कांप क्षेत्र की बात करते हैं या प्रदेश की बात करते हैं तो कांप प्रदेश के अंतर्गत जलोद मिट्टी का जो जमाव है वो देखने को मिलता है। जलोद मिट्टी के जमाव के आधार पर इसे हम दो भागों में बांटते हैं। नंबर 1 बांगड़ क्षेत्र और नंबर 2 खादर क्षेत्र। बांगड़ क्षेत्र नंबर 1, नंबर 2 खादर क्षेत्र। बांगड़ जो क्षेत्र होता है, बांगड़ क्षेत्र ऐसा क्षेत्र होता है जहां नदियों के अंतर्गत बाढ़ का जो पानी होता है वो नहीं पहुंच पाता है। बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है। इस वाले भाग में नहीं पहुंचता है बाढ़ का पानी। अर्थात नदियों का बाढ़ का जो जल होता है वो इस भाग तक नहीं पहुंचता है। अर्थात एक उच्च भाग कहलाता है बांगर का क्षेत्र। बांगर के क्षेत्र की दूसरी बड़ी विशेषता यह है कि बांगर के क्षेत्र में पुरातन जलोद मिट्टी का जमाव पाया जाता है।
पुरातन या पुरानी जलोढ़ मिट्टी का जमाव इस क्षेत्र के अंतर्गत देखने को मिलता है। यह एक उच्च भाग होता है, इस उच्च भाग तक बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है। यहाँ पुरातन जलोढ़ मिट्टी का जमाव पाया जाता है। परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र का कृषि कार्यों के दृष्टि से इसका महत्व कम हो जाता है। इसी के जस्ट जो दूसरा जो क्षेत्र है वो आपका है खादर का क्षेत्र। खादर का क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहाँ पर प्रतिवर्ष नदियाँ बाढ़ का जल लेके आती हैं। खादर के क्षेत्र की विशेषता है कि यहाँ प्रतिवर्ष नदियों द्वारा बाढ़ का पानी पहुँचता है। बाढ़ का जल पहुँचता है। अर्थात खादर का जो क्षेत्र होता है वो एक निचला भूभाग माना जाता है। खादर के क्षेत्र के अंतर्गत प्रतिवर्ष बहने वाली प्रभावित होने वाली नदियां जो हैं वहाँ बाढ़ जब आती है तो उस जल को पहुँचाती हैं। परिणाम स्वरूप यहाँ एक नवीन या नूतन जलोढ़ मिट्टी का जमाव पाया जाता है। इस क्षेत्र में नवीन या नूतन मिट्टी जलोढ़ मिट्टी का जमाव पाया जाता है, जो कृषि की दृष्टि से सबसे अच्छा माना जाता है। जो हमारा बांगर का जो क्षेत्र है उस बांगर के क्षेत्र के अंतर्गत जो हमारी जलोढ़ मिट्टी होती है उस जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत चूने की ग्रंथियां या चूने की गांठ युक्त जो है मृदा देखने को मिलती है। जबकि खादर का जो क्षेत्र होता है वहाँ नवीन जलोढ़ मिट्टी का जमाव होता है और इस क्षेत्र के अंतर्गत प्रतिवर्ष नदियाँ जो है बाढ़ का जल लेके आती हैं। परिणाम स्वरूप यह क्षेत्र कृषि कार्यों के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त माना जाता है। ये जो खादर का क्षेत्र है कृषि कार्यों के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। इन दो बड़े क्षेत्रों के अंतर्गत इस कांपीय प्रदेश को बांटा गया है। इसके बाद में अगर हम रेह क्षेत्र की बात करें तो रेह जो क्षेत्र है, जो अगला आपका चौथा बड़ा जो क्षेत्र है रेह क्षेत्र बांगर क्षेत्र के अंतर्गत जो बांगर क्षेत्र है उन बांगर क्षेत्रों के अंतर्गत जब बांगर भाग के अंतर्गत जब ऊपर की मृदा का अपक्षालन हो जाता है या कहते हैं कि नदी का जल जब प्रभावित होता है या बाढ़ का पानी जब पहुंचता है तो परिणाम स्वरूप वहाँ पर एक मुलायम सफ़ेद मिट्टी की चादर छा जाती है। तो निर्मित एक सफ़ेद जो मुलायम चादर है, सफ़ेद नमकीन मिट्टी की परत छा जाती है, मिट्टी का जमाव हो जाता है। उस क्षेत्र को हमने रेह की संज्ञा दी है। रेह क्षेत्र अर्थात बांगर क्षेत्र के शुष्क भागों के अंतर्गत देखने को मिलता है। बांगर क्षेत्र के शुष्क भागों में पाया जाता है। यानी बांगर क्षेत्र के उन भागों के अंतर्गत जहाँ शुष्कता पाई जाती है तो वहाँ पर मिट्टी जो है उसके ऊपर एक सफ़ेद नमकीन जो है परत फैल जाती है, तो उस क्षेत्र को हमने रेह की संज्ञा दी है। इसके बाद में अगली अगर हम बात करते हैं भूड की, तो भूड जो क्षेत्र है, इस भूड क्षेत्र के अंतर्गत क्या होता है कि बांगर क्षेत्र के उन भागों के अंतर्गत जहाँ से बाढ़ के जल के द्वारा या नदी के प्रवाह के जल के द्वारा ऊपर की मुलायम जो परत होती है उसको क्या कर दिया जाता है, अवक्षेपित कर दिया जाता है, अर्थात उसका कटाव हो जाता है। उसके परिणाम स्वरूप वहाँ कंकर युक्त या हम कह सकते हैं कि कठोर स्तरीय मृदा पाई जाती है, कंकरीली मृदा पाई जाती है। उस कंकरीली मृदा वाले भाग को हमने भूड की संज्ञा दी है। बांगर क्षेत्र के वह भाग जहाँ पर ऊपर की मुलायम परत जो है क्या हो जाती है, अवसादित हो जाती है, निक्षेपित हो जाती है। परिणाम स्वरूप कंकरीली युक्त जो मृदा पाई जाती है उसको हमने भूड क्षेत्र के अंतर्गत रखा है। इसके बाद में हमारा छठा जो है शंकु क्षेत्र, जो गिरिपदीय भागों के अंतर्गत जो हमारे शिवालिक पर्वत के गिरिपद जो भाग हैं उन गिरिपद भागों के अंतर्गत स्थित जो जलोढ़ मिट्टी के छोटे छोटे शंकु के आकार के जो निर्माण होता है उसे हमने शंकु की संज्ञा दी है। परिणाम स्वरूप यहाँ जलोढ़ मिट्टी के छोटे छोटे जो है शंकुनुमा
जमाव देखने को मिलते हैं, जिनको हम जलोद पंख की संज्ञा देते हैं। अगला जो आपका है वो आता है डेल्टा। तो डेल्टा की जब हम बात करते हैं, डेल्टा क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं, इसका अगला आपका बिंदु है वो कहलाता है डेल्टा। डेल्टा की अगर हम बात करते हैं तो डेल्टा शब्द सर्वप्रथम दिया था हेरोडोटस महोदय ने। हेरोडोटस महोदय ने इस डेल्टा शब्द को सबसे पहले प्रस्तुत किया था। जो हमारी गंगा नदी का जो जलोद मिट्टी का जो जमाव हुआ है या जलोद मिट्टी का जो निक्षेपण हुआ है, वो जलोद मिट्टी के निक्षेपण के अंतर्गत जो हमारे राजमहल की पहाड़ियों से लेकर हमारा असम का जो क्षेत्र है वहाँ तक एक निक्षेपित जलोद मिट्टी का एक जमाव देखने को मिलता है, जो लगभग 400 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है। अर्थात सुंदरवन तक जो एक विशालकाय जो है गंगा का डेल्टा फैला हुआ है। परिणाम स्वरूप यहाँ जलोद मिट्टी के जमाव के कारण, यहाँ जलोद मिट्टी का जो जमाव होता है वो उल्टे त्रिभुज के समान जो है यहाँ पाया जाता है। परिणाम स्वरूप यह जो भाग होता है, इस भाग के अंतर्गत विशेष प्रकार की वनस्पतियाँ देखने को मिलती हैं। डेल्टा शब्द किसने दिया? हेरोडोटस साहब ने दिया। डेल्टा का निर्माण जलोद मिट्टी के निक्षेपण के परिणाम स्वरूप हुआ है। जलोद मिट्टी का निक्षेपण जो होता है वो त्रिभुजाकार रूप में होता है। परिणाम स्वरूप इस वाले भाग के अंतर्गत जलोद मिट्टी का जो निक्षेपण का है वो अत्यधिक गहराई तक जलोद मिट्टी का निक्षेपण इस भाग के अंतर्गत देखने को मिलता है। और अगर हम इस चीज को देखें तो हमने मध्यवर्ती अगर मैदान की बात की, मध्यवर्ती विशालकाय मैदान जो हमारा तीसरा बड़ा भौगोलिक या भौतिक प्रदेश है, भारत के तीसरे बड़े भौगोलिक प्रदेश की अगर हमने जो चर्चाएं की तो उसके अंतर्गत ये निम्न भाग जो हैं पाए जाते हैं। उसमें सबसे पहले हमने भाबर को पढ़ा, फिर तराइन को पढ़ा, फिर कांपीय क्षेत्र को पढ़ा। कांपीय क्षेत्र के अंतर्गत 2 भाग पढ़े, एक बांगर क्षेत्र पढ़ा, एक खादर पढ़ा, उसके बाद में रेहे पढ़ा, भूड़ पढ़ा, शंकु पढ़ा और डेल्टा पढ़ा। इस तरह से हमने मध्यवर्ती विशालकाय मैदान के अंतर्गत स्थित जो प्रमुख क्षेत्र हैं उन प्रमुख क्षेत्रों की विशेषताओं को जाना, विशेषताओं को समझा और उन क्षेत्रों के महत्वपूर्ण जो विशेषताएं हैं वो मैंने आपके सामने रखी। अगर इसी मध्यवर्ती विशालकाय मैदान का अगर हम प्रादेशिक विभाजन अगर देखें तो इसके प्रादेशिक विभाजन के अंतर्गत मध्यवर्ती विशालकाय मैदान जो हमारा तीसरा बड़ा भौतिक प्रदेश है, मध्यवर्ती, इसे हमने उत्तर का भी मैदान के नाम से भी जानते हैं। उत्तरी विशाल मैदान, मैदानी प्रदेश। अगर इसकी अगर हम प्रादेशिक विभाजन की अगर हम बात करें, प्रादेशिक विभाजन, तो मध्यवर्ती विशालकाय जो मैदान है आपका, इसका अगर हम प्रादेशिक विभाजन देखते हैं तो इस प्रादेशिक विभाजन के अंतर्गत सबसे पहले देखते हैं पंजाब का मैदान, दूसरा राजस्थान का मैदान, तीसरा गंगा का मैदान, गंगा का मैदान, चौथा ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। इस तरह से इसका जो है प्रादेशिक वर्णन किया गया है। पंजाब का जो मैदानी जो भाग है वो हमारे कश्मीर और पंजाब के क्षेत्र के अंतर्गत मौजूद है। राजस्थान के अंतर्गत स्थित राजस्थान का है। और गंगा का जो मैदानी प्रदेश का विस्तार है वो आपका उत्तर प्रदेश में है। और ब्रह्मपुत्र नदी का जो मैदानी विस्तार है वो आपके असम राज्यों के अंतर्गत फैला हुआ है। परिणाम स्वरूप यह देखा हमने कि अगर इस मध्यवर्ती उत्तर के विशाल मैदान की बात करें तो इसके प्रादेशिक विभाजन के अंतर्गत ये प्रदेश इसके प्रमुखतः पाए जाते हैं। पंजाब का मैदानी भाग, राजस्थान का मैदानी भाग, गंगा के मैदानी भाग और ब्रह्मपुत्र के मैदानी भाग। गंगा के मैदानी भाग को भी हम आगे जाके 3 भागों में बांट देते हैं।
ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निचली गंगा का मैदान, जो आपके उत्तर प्रदेश से प्रारंभ होता है और पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। ये गंगा के विशालकाय मैदान के नाम से जाना जाता है, जहाँ जलोढ़ मिट्टियों का जमाव यहाँ सर्वाधिक देखने को मिला है। ओवरऑल जो विशालकाय मैदान का जो निर्माण हुआ है वो पर्वतीय छागों से निकलने वाली जो नदी है उनके निक्षेपण के द्वारा निर्मित जलोढ़ मिट्टी के द्वारा यह मैदानों का निर्माण हुआ है। इस तरह से हम हमारे 3 बड़े भौतिक प्रदेश या फिजिकल रीजन जो इंडियन ज्योग्राफी की अंतर्गत हमने पढ़े हैं, उसमें पहला हमने पढ़ा था प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, दूसरा पढ़ा था उत्तर का हिमालय प्रदेश या हमने जो है पर्वतीय प्रदेश की चर्चाएं की, और तीसरा जो आज हमने पढ़ा है वो पढ़ा है विशालकाय मैदानी प्रदेश। अब हमारा चौथा जो हमारा लास्ट जो भौतिक प्रदेश है या भौगोलिक प्रदेश है भारत का, वो हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।